ये साफ तौर से बतलाना कठिन है। गड़बड़ी के साथ वह जो कुछ कहता उसे अच्छी तरह समझना किसी की भी शक्ति में नहीं है। अमल स्वयं ही बीच बीच में बोल उठता, भाभी तुमको अच्छी तरह न समझा सका। चारुलता कहती, नहीं, मैं बहुत कुछ समझ गई, तुम इसे लिख डालो, देर मत करो। कुछ तो मन ही मन समझकर, कुछ न समझकर, बहुत कुछ कल्पना में लाकर, बहुत अंशों में अमल के व्यक्त करने के जोश से उत्तेजित होकर मन में एक तरह का जो ख्याल वह खींच लेती, उसी में वह सुख पाती और आग्रह से अधूर हो उठती। उस दिन तीसरे पहर को चारुलता पूछ बैठती, कितना लिख चुके? अमल कहता, इतने समय के अंदर ही क्या लिखा जा सकता है। दूसरे दिन सवेरे कुछ झगड़ालू स्वर में चारुलता पूछती, क्यों, तुमने अभी इसे लिख नहीं डाला? अमल जवाब देता, बैठो और थोड़ा सोच लूं। चारुलता रंज होकर बोलती, तब जाओ। तीसरे पहर को जब वह क्रोध और बढ़ जाता और वह बोलना बंद करने का रुख दिखलाती, तब अमल पॉकेट से रुमाल निकालने के बहाने लिखे हुए कागज का एक हिस्सा निकाल लेता। क्षण भर में चारुलता का मौनावलंबन टूट जाता और वह बोल उठती, तुमने तो लिख रखा है, मुझे धोखा देते हो, दिखाओ। अमल कहता, अभी लिखना खत्म नहीं हुआ है और कुछ लिखकर सुनाऊंगा। चारुलता, नहीं, अभी सुनाना पड़ेगा। अमल इसी समय सुनाने के लिए तैयार है, किंतु चारुलता को कुछ समय तक तंग किए बिना वह नहीं सुनाता। इसके बाद अमल कागज हाथ में लेकर बैठ जाता और शुरू में पन्ने को कुछ ठीक कर लेता, पेंसिल लेकर दो एक स्थान में कुछ संशोधन करने लगता। तब तक चारुलता की आंखें जल के भार से झुके हुए बादल को भांति पुलकित कौतूहल से इस कागज की ओर झुकी रहती। जब अमल 2-4 पैराग्राफ लिख डालता, तब वह जितना भी क्यों न हो चारुलता को पढ़कर सुना देना पड़ता और बाकी हिस्सा आलोचना और कल्पना के बीच मथित होता रहता। इतने दिनों तक दोनों आकाश कुसुम चुनने में लिप्त थे, अब काव्य कुसुम का कर्षण आरंभ होने से दोनों और सभी बातें भूल गए। एक दिन तीसरे पहर को जब अमल कॉलेज से लौटा तो उसकी जेब कुछ अधिक भरी हुई सी मालूम हुई। अमल ने जब मकान के अंदर प्रवेश किया तो चारुलता ने अंतःपुर की खिड़की से उसकी जेब की पूर्णता की तरफ गौर से देख लिया था और दिन बराबर कॉलेज से लौटते ही अमल मकान के अंदर जाने में देर नहीं करता था, परंतु आज वह अपना भरी हुई जेब के साथ बाहर वाले बैठक खाने में चला गया। शीघ्र भीतर आने का उसने नाम नहीं लिया। चारुलता ने अन्यपुर की सरहद पर आकर अनेक बार तालियां बजाई, पर किसी ने भी नहीं सुना। चारुलता कुछ रंज होकर अपने बरामदे में मनमथ दत्त की एक पुस्तक पढ़ने की कोशिश करने लगी। मनमथ दत्त नया लेखक है, उसके लिखने का तरीका बहुत अंशों में अमल से मिलता जुलता है, इस कारण अमल कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। कभी कभी उसकी लिखी चीज को व्यंग के साथ पढ़कर परिहास करता और चारुलता अमल के हाथ से उस पुस्तक को छीनकर लापरवाही के साथ कुछ दूरी पर फेंक देती। आज जब अमल के पैर की आहट सुनाई पड़ी तब उसने मनमथ दत्त की पुस्तक को अपनी आंखों के सामने रखकर एकांभाष से पढ़ना शुरू किया। अमल बरामदे में आ पहुंचा। चारुलता ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मानो कुछ देखा ही नहीं। अमल ने पूछा, भाभी क्या पढ़ रही हो? चारू को निरुत्तर देख अमल ने चौकी के पीछे जाकर पुस्तक को देख लिया। कहा, मनमथ दत्त बेवकूफ है। चारू ने कहा, मुझे तंग मत करो, मुझे पढ़ने दो। पीठ के पास खड़ा होकर अमल व्यंग्य भरे स्वर में पढ़ने लगा, मैं तृण हूँ, छोटा सा तृण हूँ, भाई रक्तांबर राजवेशधारी अशोक, मैं तृण मात्र हूँ। मेरा फूल नहीं है, मेरी छाया नहीं है, अपने मस्तक को मैं आकाश में नहीं उठा सकता। बसंत की कोयल मुझे आश्रय बनाकर कुहू स्वर में संसार को उन्मत्त नहीं बनाती, तो भी भाई अशोक तुम अपनी उस पुष्पाकुरित ऊंची शाखा से मेरी उपेक्षा मत करो। तुम्हारे पैर के नीचे मैं पड़ा हुआ तृण हूँ, इतने पर भी मुझे तुच्छ मत बनाओ। इतना ही अंश उस पुस्तक से पका अमल लेखक को बेवकूफ बनाते हुए कहने लगा, मैं केले का झोंक हूँ, कच्चे केले का झोंक, भाई कोन्हा, भाई घरों के मचानों पर बिहार करने वाले कोहरा, मैं एकदम ही कच्चे केले का झोंक हूँ। चारुलता कौतूहल के आवेश में क्रोध दबा न सकी, हंसकर उठी और पुस्तक फेंककर कहा, अपनी लिसी चीज के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं जचता। अमल ने कहा, तुम्हारी बड़ी उदारता है, तृण पाने पर भी उसे निगल जाना चाहती हो। चारू, अच्छा महाशय, यही करने की जरूरत नहीं, जेब में क्या है बाहर निकालो। अमल, क्या है, अंदाजा लगा लो। बड़ी देर तक चारुलता को चिढ़ाकर अमल ने जेब से सरोरूप नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका निकाल कर रख दी। चारू देखा कि उस पत्रिका में अमल का वही घातक नामक निबंध प्रकाशित हुआ है। चारुलता ने देखकर चुप हो गई।
अमल ने सोचा था कि उसकी भाभी बहुत खुश होगी, किंतु खुशी का विशेष कुछ लक्षण न देखकर उसने कहा, सारोरोल पत्रिका में मामूली लेखकों के लेख नहीं प्रकाशित होते। अमल ने यह बात कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह दी कि जिस किसी तरह का लेख पाने पर भी संपादक उसे नहीं छोड़ते। किंतु अमल ने चारुलता को समझा कर कहा, इसके संपादक बहुत ही बड़े दिमाग के आदमी हैं, 100 लेखों में एक लेख ही चुनते हैं। सुनकर चारुलता खुश होने की कोशिश करने लगी पर खुश ना हो सकी। किसी चीज से उसे मन में चोट लगी, उसे समझकर देखने की उसने चेष्टा को, परंतु कोई उचित कारण प्रकट नहीं हुआ। अमल की लिखी चीज अमल और चारु दोनों की संपत्ति है। अमल लेखक है, चारुलता है पाठक। उसको गुप्त रखना ही उसका प्रधान रस है। उस लेख को सभी पढ़ेंगे और सभी उसकी प्रशंसा करेंगे, इससे तो प्रसन्न ही होना चाहिए। पर अपनी इस उपेक्षा की बात वह स्वयं अच्छी तरह समझ न सकी। किंतु लेखक की आकांक्षा एक ही पाठक से नहीं मिटती। अमल अपनी रचनाएं छपाने लगा, प्रशंसा भी होने लगी। बीच बीच में भक्तों की चिट्ठी भी आने लगी। अमल उन सबको अपनी भाभी को दिखलाता। चारुलता उससे प्रसन्न भी हुई, दुखी भी। अमल को लिखने में प्रवृत्त कराने के लिए अब तो एकमात्र उसी के उत्साह और उत्तेजना की जरूरत नहीं रही। बीच बीच में अमल के पास रमणियों के गुमनाम पत्र भी आने लगे। उस हालत में चारुलता कुछ ही मजाक कर बैठती, पर उसे सुख नहीं मिलता। हठात उनकी कमेटी के बंद दरवाजे को खोलकर पाठक मंडली उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। भूपति ने एक दिन मौका पाकर अवकाश के समय कहा, चारुलता, हम लोगों का अमल जो इतना अच्छा लिख सकता है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। भूपति की प्रशंसा से चारुलता खुश हुई। अमल भूपति का आश्रित है, किंतु अन्य आश्रितों और उनमें फर्क है, इस बात को उसके पति समझते हैं। इससे वह मानो गर्व अनुभव करती। इसका भाव यही था कि अमल को मैं किस लिए इतना स्नेह आदर करती हूँ। इतने दिनों के बाद तुम समझ सके, मैंने बहुत दिनों पहले ही अमल की मर्यादा समझ ली थी। अमल किसी की अवज्ञा का पात्र नहीं है। चारुलता ने पूछा, तुमने उसकी लिखी कोई रचना पढ़ी है? भूपति ने कहा, हाँ, नहीं, अच्छी तरह नहीं पढ़ी है, समय नहीं मिला। किंतु हम लोगों का निशिकांत पक प्रशंसा कर रहा था। वह लेखों का मन भली भांति समझता है। भूपति के मन में अमल के प्रति एक तरह की श्रद्धा का भाव जाग उठा। यही चारुलता का आंतरिक इच्छा है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।